नमस्कार दोस्तों, मैं एमराज कुमावत, आपका समर्पण एजुकेशन हब जेदारन के अंदर स्वागत है। काफ़ी विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि कंप्यूटर की क्लास हो जाए। मैं आपको बता दूं, फोर्थ ग्रेड के अंदर कंप्यूटर के कम से कम 6 प्रश्न आने वाले हैं। कम से कम 6 प्रश्न आने वाले हैं। अब दूसरे सब्जेक्ट के अंदर यदि अपन 10 पेज 20 पेज पढ़ ले तो उसमें से हो सकता 3-4 प्रश्न आ जाए और हो सकता है 1-2 प्रश्न भी नहीं आए। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कम से कम 6 प्रश्न आपको कट ऑफ के अंदर लेके जाएंगे। 5 या 6 प्रश्न बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि कम से कम 5 प्रश्नों के अंदर 20,000 लड़कों की कट ऑफ होती है। 20,000 लड़कों की कट ऑफ होती है और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे आप मेरी ये पीडीएफ क्लास देख लीजिए। इसके अंदर कम से कम 5 से 6 प्रश्न फिक्स है। आज मैं आपको 1 घंटा क्लास लूंगा। अब जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट कौन कौन से उपकरण होते हैं। वर्तमान समय के अंदर आपने देखा होगा कि आजकल ये जो सरल प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एमए किए हुए, एमएससी किए हुए, बीएड किए हुए सभी विद्यार्थी इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब इसके अंदर आपको पूछेंगे तो टेक्निकल प्रश्न पूछेंगे। सरल परिभाषा के अंदर कई बार होता है सर सीपीयू की फुल फॉर्म क्या, उसको याद कर ले, कि ऐसे प्रश्न आने वाले नहीं है। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। 1 घंटे की क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू कर रहा हूं कंप्यूटर से। कंप्यूटर, वर्तमान में कंप्यूटर का पूरा नाम कभी नहीं पूछते हैं। सबसे पहले आप देखिए कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग होगा इसका हार्डवेयर और दूसरा भाग होगा इसका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा है। एक भाग है इसका हार्डवेयर और दूसरा भाग हो गया इसका सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर से मतलब, सबसे पहले हार्डवेयर की परिभाषा समझ लीजिए आप बिना समय व्यस्त किए। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिनको हम देख सकते, छू सकते, स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिसके अंदर हार्डवेयर के अतिरिक्त ये कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, केवल उसका प्रारूप देख सकते हो आप, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। अब यहां पे जो हार्डवेयर शब्द आया है हमेशा आप याद रखिए। जैसे ये कंप्यूटर हो गया आपका कॉस्टली, अब देखिए ये जो टीवी के आकार का है इसको अपन कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे मॉनिटर। ये जो पास में डब्बा है इसको अपन कहेंगे सीपीयू। ये हो गया आपका मॉनिटर। और ये है माउस। अब कई बार प्रश्न ऐसा पूछा है कि माउस जिसके ऊपर पड़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं। इसको कहेंगे माउस पैड। इसको कहेंगे माउस पैड। और ये आपका है कीबोर्ड। इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये जो मॉनिटर है इस सीपीयू से जुड़ा हुआ रहेगा, ये जो माउस है इस सीपीयू से जुड़ा हुआ रहेगा और ये जो कीबोर्ड है इस सीपीयू से जुड़ा रहेगा। जोड़ने के तरीके 2 होते हैं। नंबर 1 वायर के द्वारा और दूसरा होता है वायरलेस। चाहे वायरलेस हो चाहे वायर के द्वारा हो, सभी सिस्टम इस सीपीयू के द्वारा ही जुड़े हुए रहते हैं, सीपीयू से ही जुड़े हुए रहते हैं। चाहे कैसा भी हो, कोई भी उपकरण, चाहे प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो और स्पीकर हो, सभी किससे जुड़े हुए रहेंगे, इस सीपीयू से जुड़े हुए रहेंगे। अब मैं आपको आगे बता दूं, अब जो ये हार्डवेयर है इधर हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब जो ये हार्डवेयर है
इस हार्डवेयर को भी पुनः वापस दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों के अंदर। एक भाग हो गया इसका इनपुट हार्डवेयर, दूसरा भाग हो गया इसका आउटपुट हार्डवेयर। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। अब कई बार प्रश्न ऐसा आता है, अब इसके दो भाग बता दिए अपन, एक तो इनपुट हो गया, दूसरा आउटपुट हो गया। लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है। दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल का मतलब है जो सीपीयू के अंदर है, मॉनिटर के अंदर है, उसको कहते हैं इंटरनल हार्डवेयर। और जो हमारे सामने दिखाई देते हैं, चाहे मॉनिटर हो, सीपीयू हो, कीबोर्ड हो या माउस हो, वो सभी एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन वास्तव में इसको दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया इनपुट हार्डवेयर और दूसरा बांट दिया आउटपुट हार्डवेयर। अब इनपुट हार्डवेयर से मतलब क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये आपका हो गया सीपीयू, ये हो गया आपका कीबोर्ड और ये हो गया आपका माउस। ये सभी सीपीयू से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ये देखिए, इनपुट हार्डवेयर का मतलब होगा कि कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जो केवल डेटाओं को लेने का काम करते हैं, ऐसे उपकरण जो केवल कंप्यूटर से डेटाओं को लेने का काम करते हैं, उसको कहते हैं इनपुट हार्डवेयर। अभी पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर भी आए थे प्रश्न, इनपुट का आया, आउटपुट का आया, कुछ फुल फॉर्म के अंदर आई। तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो केवल डेटाओं को लेने का काम कर रहे हैं, उसको कहेंगे इनपुट हार्डवेयर। और कंप्यूटर के ऐसे भाग जो इनपुट हार्डवेयर के द्वारा लिए गए डेटाओं को जिसके ऊपर हमें दिखाई देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाते हैं आउटपुट हार्डवेयर। यदि इस चित्र के अंदर अपन देखें तो देखिए, आप ये टाइप किससे करते हो? कीबोर्ड से ही करते हो, कीबोर्ड से करेंगे अपन। दूसरी बात, इस माउस के द्वारा अपन क्लिक करते हैं, तो कुछ न कुछ ये डेटा ले रहा कि नहीं ले रहा? इस चित्र के अंदर ये दोनों देखिए, एक तो कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया, ये दोनों डेटाओं को ले रहे हैं। तो इनपुट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हो गया आपका कीबोर्ड। पहला इनपुट हार्डवेयर हो गया आपका कीबोर्ड, दूसरा इनपुट हार्डवेयर होगा आपका माउस। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली दो ये डिवाइस होते हैं, एक कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन से आपके इनपुट हार्डवेयर आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एक आ रहा आपका कीबोर्ड, दूसरा आ रहा आपका माउस, तीसरा आ रहा आपका माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, वेब कैमरा, बारकोड। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड, तो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड अपन काम में लेते हैं, तो सबसे पहले ये क्या हो गया? इनपुट उपकरण हो गया। माउस, ये दो चीज तो कॉमन होगी आपकी, दोनों चीज तो कॉमन हो गई। अब माइक्रोफोन, जिसके द्वारा अपन कुछ न कुछ बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे पास में ये माइक है, वास्तव में ये क्या है? इनपुट हार्डवेयर का एक भाग हो गया। तीसरा देखिए, इस माइक्रोफोन हो गया। स्कैनर, जिसके द्वारा आपकी फोटोकॉपी कोई भी स्कैन होती कि नहीं होती, फोटो इसमें स्कैन होगी, स्कैन होने के बाद में फिर प्रिंटर के द्वारा बाहर निकलती है, तो ये हो गया आपका स्कैनर। जॉयस्टिक, बच्चे जो गेम खेलते हैं जॉयस्टिक के द्वारा, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, किसी को गोली मारना, इसी प्रकार से ये जॉयस्टिक गेम्स के अंदर आता है, तो ये भी कुछ डेटा को ले रहा है। लाइट पेन जैसे देखिए अभी मैं लिख रहा हूं, ये लाइट पेन कुछ न कुछ डेटा दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइट पेन। ट्रैक बॉल, अब ट्रैक बॉल क्या होती है? माउस के नीचे भी ट्रैक बॉल होती है, उसको भी वो डेटा ले रही है। आजकल वर्तमान समय के अंदर सेंसर वाले ये माउस आ गए, लेकिन पहले क्या होते थे, माउस के नीचे छोटी सी बॉल होती थी, इसी प्रकार से एक ट्रैक बॉल भी होती है। टच स्क्रीन, अब टच स्क्रीन चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, उसके अंदर कुछ भी अपन देंगे, जैसे मैं यहाँ पे डॉट क्लिक किया मैंने, देखो ये टच स्क्रीन। अब एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर टच स्क्रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, ये पूछते हैं कि ये इनपुट है या आउटपुट है, दोनों प्रकार की है। कैसी? इनपुट भी है तो आउटपुट भी है। कैसे? अब जैसे मैं यहां पे लिखूंगा तो देखो इनपुट के अंदर हुआ, लेकिन टच स्क्रीन हमें दिखाई भी दे रही है, तो आउटपुट के अंदर भी आता है। ग्राफिक टैबलेट, जो आप काम में लेते हो, मोबाइल की तरह टैबलेट होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस हो गया।
इसके बाद में कैमरा और वेब कैमरा दोनों एक ही है, कैमरा भी आ जाएगा, वेब कैमरा आपकी फोटो खींचते हैं, आपकी फोटो खींचते हैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो कैमरा क्या कर रहा है, मेरी फोटो को खींच रहा है और आउटपुट के अंदर दे रहा है, तो कैमरा खींचने का काम करता है, ये इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में बार कोड रीडर, बार कोड रीडर आपने देखे होंगे बड़े बड़े मॉल के अंदर, क्या होता है, किसी चीज को स्कैन करते हैं, इस प्रकार से स्कैनर होता है, एक बार कोड की तरह स्कैन होता है, तो वो भी एक डेटाओं को लेगा। जो स्कैनर होता है इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी ये लाइनें होती, बार कोड होता है, उसको स्कैन करेगा। ये हो गया बार कोड। बायोमेट्रिक स्कैनर, स्कूलों के अंदर आजकल क्या कर दिया, विद्यालय के अंदर फिंगर लगाओ, फिंगरप्रिंट वाला, तो फिंगरप्रिंट वाला क्या करेगा, ये फिंगर को देखो इनपुट के अंदर ले रहा है, इनपुट के अंदर ले रहा, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। फिर देखिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो अभी आप 4th ग्रेड का एग्जाम देंगे उसकी जो OMR सीट होगी, OMR सीट को क्या करेंगे, वो स्कैन करेंगे, तो डेटाओं को स्कैन कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, इनपुट हो गया। फिर देखिए MICR, अब इसके अंदर कई बार क्या होता है, यहाँ पे OMR भी दे देते हैं या ऑप्टिकल मार्क रीडर दे देते हैं, कई बार इसमें क्या होता है MICR लिख देते हैं, और इसमें इसके अंदर मैग्नेटिक इंक करेक्टर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी हुई है 2-3 बार LDC में, और ये पटवार भर्ती के अंदर भी कई बार पुराने पेपरों के अंदर पूछा गया है। तो ये दे रखा है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, आपने कभी देखा होगा चेक होता है, चेक के ऊपर कुछ इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े जिगजैग रूप में कुछ नंबर्स होते चेक के, तो वो केवल चेक के नंबर MICR के द्वारा ही स्कैन किए जाते हैं, उसके लिए दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर या उपकरण नहीं होता है। तो इसको भी अपन ने किसमें डाल दिया, इनपुट हार्डवेयर में। फिर देखिए ये OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स होता है, गेम पैड होगा, रिमोट कंट्रोल होगा, VR ग्लोव्स। अब VR वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का मतलब होगा कहीं पे भी बड़े बड़े शोरूम होते हैं उसके अंदर ये VR होता है। VR का मतलब आपको प्राकृतिक रूप से सेम टू सेम दूसरी दुनिया के अंदर लेके जाएंगे, आंख के ऊपर चश्मा होगा, कान पूरा बंद होगा, और जैसे प्रकृति के अंदर घूम रहे हो आपको वर्चुअल रियलिटी दिखाई देगी, उसको कहते हैं VR। स्टाइलस पेन, ये देखिए दिस इज स्टाइलस पेन, तो इसको भी अपन ने किसमें डाल दिया, स्टाइलस पेन के अंदर। अब एक बार ऐसा पूछा हुआ है कि बार्ली कीबोर्ड्स, नाम सुना होगा, बार्ली कीबोर्ड्स। बार्ली कीबोर्ड्स का मतलब जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उसके लिए बार्ली कीबोर्ड और बार्ली डिस्प्ले मॉनिटर होता है, तो शब्द आया एक बार्ली, तो ये इसके अंदर आप याद रखना, यहां पे ये स्टाइलस दे रखा है, उसमें बार्ली आता है। इसके बाद में आया स्मार्ट कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, मॉनसन सेंसर, ये बड़ी अच्छी चीज है। अभी इसके अंदर अभी पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछा था, जीपीएस सिस्टम, गाड़ियों के अंदर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ होता है। वास्तव में गाड़ी के अंदर जब जीपीएस सिस्टम लगा हुआ होगा तो उसके डेटा क्या करेंगे, मालिक के पास में जाएंगे, तो वहां से डेटा को स्कैन करेगा और मालिक के पास में भेजेगा कि मेरी गाड़ी अभी इस जगह खड़ी है या इस जगह खड़ी है। तो ये जो जीपीएस लगे हुए होते हैं, जीपीएस, तो इसके अंतर्गत ही ये आता है। इसमें आएगा वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, आई ट्रैकर। देखिए आई ट्रैकर का कुछ मोबाइल फोन के अंदर होता है, मोबाइल को सामने रखते हैं और आंखों के द्वारा वो आराम से उसको पहचान लेता है, जैसे ही उसकी आंख का सेंसर काम करेगा सेम टू सेम, तो वो उसका पासवर्ड खुल जाएगा। जेस्चर, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। देखिए आजकल ये सरल परिभाषा के अंदर ये ऐसे कीबोर्ड माउस बहुत कम पूछते हैं, लेकिन टेक्निकल शब्द जरूर पूछते हैं। जेस्चर नाम आपने सुना होगा, जेस्चर का मतलब कुछ फोन, लैपटॉप या टैबलेट के अंदर ऐसे मुंह हिलाना, हाथ हिलाना, इस प्रकार से, वो कहलाती है जेस्चर टेक्निक। तो जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस वो भी आता है आपके किस में आएगा, ये आएगा आपके इनपुट हार्डवेयर के अंदर आएगा। तो अभी अपन ने पढ़ा था, इसकी जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको वापस जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले इसको एक बार रफली रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि इसके अंदर ये सिस्टम होता है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि इसमें
कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखो, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक, लगभग ये सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बोर्ड के जो एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए थे उसके बारे में बता दूं मैं आपको, ये सभी पूछे गए थे। ये सभी पुरानी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसके अंदर ये सभी पूछे गए हैं। तो एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से हार्डवेयर। तो अभी अपन ने पढ़ा था इनपुट हार्डवेयर। अब दूसरा भाग इसका आ रहा है आउटपुट हार्डवेयर। अभी मैंने बताया इनपुट उपकरण के द्वारा लिए गए डेटाओं को जिस उपकरण के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है या जिस उपकरण के ऊपर हमें ये दिखाई देते हैं उन्हीं को अपन कहते हैं आउटपुट हार्डवेयर। तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला आउटपुट उपकरण है तो वो है मॉनिटर। कौन सा हो गया? मॉनिटर। दूसरा है तो आपने देखा होगा प्रिंटर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं। अब इस प्रिंटर के अंदर एक प्रश्न जरूर आता है। प्रिंटर के अंदर आपको इस प्रकार का प्रश्न आएगा, मैं आपको बता दूं, एक बार पुनः देखिए जो अभी मैंने इनपुट हार्डवेयर बताए थे इसकी एक बार आप फोटो खींच लो, ताकि ये क्या होगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि इस चित्र के अनुसार आपको सरलता से समझ में आ सके। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो भी मैंने सभी नाम बताए ये सब पूरे पूरे है। हाँ, अब देखिए आप, ये हो गए आपके आउटपुट हार्डवेयर। आउटपुट हार्डवेयर का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब आउटपुट हार्डवेयर के अंदर सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जिसके ऊपर, जहां पे हमारा हाथ काम नहीं करता है, मोस्टली हाथ हमारा काम नहीं करता, हमारी आंखें काम नहीं करती है, कहने का मतलब जिसके द्वारा डेटा जा नहीं रहे, वो सभी आउटपुट उपकरण के अंदर ही आते हैं। जैसे देखिए ये मॉनिटर, चाहे विजुअल प्रकार का हो या किसी भी प्रकार का हो, देखिए ये जो मॉनिटर आएगा आपका सीआरटी है, प्रोजेक्टर है, ये सभी मॉनिटर आएगा आउटपुट में। प्रिंटर पेपर आउटपुट हो गया। ये पेपर का है, पेपर आउटपुट जो प्रिंटर है। अब ये प्रिंटर के अंदर चाहे इंकजेट हो, लेजर हो, डॉट मैट्रिक्स हो या 3D प्रिंटर हो, सभी प्रकार के प्रिंटर आपके आएंगे आउटपुट हार्डवेयर के अंदर। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक प्रश्न आता है कि प्रिंटर के द्वारा निकली गई कॉपी किस प्रकार की होती है, यह प्रश्न पूछा गया और पूछते भी है। प्रिंटर के द्वारा जब कॉपी निकलती है उस कॉपी को अपन कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। और इसके अंदर एक होगा आपका स्पीकर होगा। चलो इसमें स्पीकर का चित्र नहीं है तो यह भी पूछा गया है, स्पीकर के द्वारा किस प्रकार की कॉपी निकलती है और प्रिंटर के द्वारा किस प्रकार की कॉपी निकलती है। तो जब प्रिंटर होगा, प्रिंटर के द्वारा तो हमेशा हार्ड कॉपी निकलेगी, लेकिन स्पीकर के द्वारा हमेशा SOFT सॉफ्ट कॉपी निकलेगी। यह प्रश्न आता है। स्पीकर के अंदर तो सॉफ्ट कॉपी होगी और प्रिंटर के अंदर हार्ड कॉपी होगी। अब कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि मॉनिटर के ऊपर कैसी कॉपी होगी? मॉनिटर के ऊपर भी सॉफ्ट कॉपी ही होती है, जो हमारे हाथों के द्वारा इस प्रकार से देखी जा सकती है। उसको इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, हाथ में आते आप पेपर, तो उसको हार्ड कहते हैं, लेकिन जो कानों में सुनाई देती ध्वनि वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। यह भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में भी मैंने बता दिया।
और इसके अंदर तो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कौन सा है? एक तो मॉनिटर हो गया, दूसरा हो गया प्रिंटर। अब प्रिंटर के अंदर देखिए आप, ये ग्राफिकल आउटपुट हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ये देखिए स्पीकर है यहाँ पे, ऑडियो आउटपुट, हेडफोन जिसके द्वारा आप गाने सुनते हो, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड जो ये आपके सामने स्मार्ट बोर्ड है, ये भी कैसा हो गया? आउटपुट हार्डवेयर हो गया। एलईडी, ये एलईडी टीवी का ही रूप है एक, मॉनिटर का ही रूप है एक। ये वीआर देखिए, वर्चुअल रियलिटी, वीआर का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीआर? वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके अंदर अभी पटवार परीक्षा के अंदर पूछा था जीयूआई, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको। तो वीआर का फुल फॉर्म हो गया वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट, ये देखिए बार्ली रीडर, अभी मैंने आपको बताया था जो अंधे व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उसके लिए बार्ली कीबोर्ड और उसके लिए बार्ली रीडर्स भी होता है और बार्ली मॉनिटर भी होता है, बार्ली मॉनिटर भी होता है। तो कई बार ये बार्ली शब्द जरूर पूछते हैं वो। फैक्स मशीन, देखिए फैक्स के द्वारा पेपर निकलता है, तो वो भी कैसा हो गया? आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। ये देखिए ये टीवी होगी, ये टच अनेबल डिस्प्ले, टच अनेबल डिस्प्ले, इस प्रकार की जो लाइट आती है, ठीक है, अक्सरकरण वीआईपी लोगों की कारों के ऊपर इस प्रकार की लगी हुई होती है, यहाँ पे जहां पे इमरजेंसी हो जाती है वहां पे इस प्रकार की लाइटें होती है, तो ये भी आपका एक प्रकार से हो गया आउटपुट हार्डवेयर। होलोग्राफिक डिस्प्ले, ये देखिए वियरेबल डिस्प्ले जो एआर का है, आर्टिफिशियल रियलिटी के अंदर आता है। रोबोटिक्स आर्म्स, कुछ खेल के अंदर या रोबोट्स के अंदर उसकी भुजाएं होती है, जो भुजाएं काम करती है, वो भी इसी के अंदर आती है। अलार्म सिस्टम, जो आपको अलार्म सिस्टम आउटपुट ऑडियो के रूप में सुनाई देता है, वो कहलाएगा ये वाला। फिर देखिए टचेबल, किसी भी प्रकार की टचेबल स्क्रीन, मैंने अभी बताया आपको टचेबल के अंदर इनपुट आउटपुट दोनों है, लेकिन जब कभी भी केवल आउट ऑप्शन के अंदर मान लो ए में केवल इनपुट ही है, ए में इनपुट है और बी के अंदर आउटपुट नहीं दिया तो आपको इनपुट लिखना। अब यदि मान लो उसके अंदर आउटपुट दे दिया तो आपको क्या लिखोगे? अब उसमें आउटपुट लिखोगे। और जब दोनों ही दे दिया जाता है, ए और बी दोनों दे दिया जाएगा, इनपुट आउटपुट, तब दोनों आप लिखेंगे। तो ये अभी अपन ने क्या पढ़ लिया? ये अपन ने पढ़ा था हार्डवेयर का दूसरा भाग, आउटपुट हार्डवेयर। तो इसकी भी एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप इसका भी। ठीक है, अब देखिए, तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक हो गया हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऐसे उपकरण जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर की दुकान होती है कि नहीं होती, वहां पे एक सॉलिड भाग मिलते हैं, सॉलिड पार्ट्स मिलते हैं, तो उसको कहते हैं हार्डवेयर। तो इसके दो भाग पढ़ लिए अपन ने, एक पढ़ लिया इनपुट, दूसरा पढ़ लिया अपन ने आउटपुट। अब आता है यहां पे आपका दूसरा भाग, कंप्यूटर का दूसरा भाग आता है सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जैसे मैं लिख रहा हूं सॉफ्टवेयर, अब इसकी एक सरल परिभाषा होती है कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम ना तो देख सकते, ना छू सकते, ना स्पर्श कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ऐसे प्रश्न आते नहीं है, ऐसे प्रश्न बनाते नहीं है वास्तव में। अब इसकी सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होगी मैं आपको बता दूं। निर्देशों के समूह को, इसको निर्देशों के समूह को अपन कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहेंगे? प्रोग्राम। A set of instruction is called a program. A set of instruction is called a program. निर्देशों के समूह को अपन कहेंगे प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समूह को अपन कहेंगे सॉफ्टवेयर। पहले तो अपन ने सरल परिभाषा पढ़ी। सरल परिभाषा ये थी कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको तो अपन कहते सॉफ्टवेयर। लेकिन वास्तव में टेक्निकल परिभाषा क्या है? A set of instruction is called प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समूह को अपन कहेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या हो गई कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कई बार क्या होता है प्रश्न के अंदर ऐसे भी दे देता है कि निर्देशों के समूह को, तो भी सही है वो, तो भी वो गलत नहीं है। तो अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर को वापस 3 भागों के अंदर बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ये 3 भाग बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। सबसे पहला वाला भाग आएगा SYSTEM, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा भाग होगा इसका APPLICATION, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा भाग होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बड़े तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट भाग है। तो सॉफ्टवेयर को वापस 3 भागों के अंदर बांट दिया। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यहां पे देखिए शब्द आया सिस्टम। शब्द क्या आया? सिस्टम। वास्तव में अभी तक अपन कंप्यूटर को कंप्यूटर कंप्यूटर कहते आए, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर का दूसरा नाम है सिस्टम। दूसरा नाम क्या है? सिस्टम है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नोटबुक के अंदर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल हमारे कंप्यूटर या SYSTM केवल सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम से नाम है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल कंप्यूटर के लिए या सिस्टम के लिए कार्य करेंगे उसको कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आ गई? दूसरी बात, दूसरा आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कई बार क्या होता है, कहीं पे भी, चाहे किसी बिजली विभाग में जाइए या कहीं बैंक में जाइए या आप स्कूल के अंदर टीचर है तो आपको छुट्टी चाहिए, तो एप्लीकेशन लिखते हैं अपन। कौन लिखते हैं एप्लीकेशन? हम लिखते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल हमारे लिए काम करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल हमारे लिए या यूएसईआर यूजर के लिए काम करते हैं, उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा, क्या कभी मोबाइल फोन कंप्यूटर कभी खराब होता ही नहीं है? बिल्कुल होता है। होता है। जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल खराब हो जाता है या उस कंप्यूटर को ठीक करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ध्यान से देखिए, इसका प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या है? एक कंप्यूटर के अंदर आई हुई खराबी को ठीक करने, दूर करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर भी ध्यान से देखिए आप, पुनः वापस, जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और ये हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब इसके अंदर क्या होगा, पुनः ध्यान से देखिए। सबसे, तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर यदि मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इन दोनों सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। अब सरल परिभाषा के अंदर बता दूं मैं, अभी मैंने आपको कहा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल कंप्यूटर के लिए काम करते हैं उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा इसके उदाहरण MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए MS क्यों लिखा है? MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है, तो MS DOS, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS विंडोज। हमारे कंप्यूटर में या आपके घरों के अंदर कंप्यूटर में आपने देखा होगा सबसे पहले जो ओपन होता है वो होता है MS विंडोज। तो MS विंडोज है, चाहे विंडोज XP हो, चाहे विंडोज 10 हो, विंडोज 9 हो, विंडोज 3.5 हो, चाहे 95 हो, 98 हो, 97 हो, बहुत सारे विंडोज होते हैं। तो ये जो MS विंडोज है, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में MS विंडोज खोलेगा, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, और MS DOS ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। तो इसमें से ज्यादातर आपको ये 4 नाम पूछते हैं। अब कई बार होता है एंड्रॉइड्स, एक शब्द है एंड्रॉइड्स,
कौन सा शब्द है यहाँ? एंड्रॉइड्स। मैं आपको बता दूं अभी, हाँ ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया एमएस डोस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स। अब लाइनेक्स के अंदर ये बहुत सारे लाइनेक्स, फिर हो गया मैक ओएस, ये एप्पल कंपनी का होगा, एक क्रोम ओएस, एंड्रॉइड ओएस। इसको ध्यान से देखिए, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। जो आपके मोबाइल या टैबलेट के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम एमएस डोस, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज नहीं होगा, या भारतीय या मैक नहीं होगा, उसका नाम होगा एंड्रॉइड्स ओएस, एंड्रॉइड्स होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर कौन सा होगा? एमएस डोस होगा, विंडोज होगा, यूनिक्स होगा, लाइनेक्स होगा। ये चार सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के अंदर ज्यादातर क्या होते हैं, कंप्यूटर जब कभी भी चालू करते हैं तो उसके अंदर विंडोज की स्क्रीन आती है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम विंडो ही चला रहे हैं, और विंडो ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व भर के अंदर सबसे ज्यादा यूनिक्स और लाइनेक्स के अंदर काम होता है, विंडोज की स्क्रीन भी नहीं होती है वहां पे, इसमें यूनिक्स और लाइनेक्स के अंदर। तो ये हो गया आपका एंड्रॉइड्स हो गया। एक है आईओएस, एप्पल्स का आईफोन या आईपैड के अंदर आईओएस होता है, आईओएस। तो ये सभी आपके क्या हो गए भाई, क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम। इसमें से एक बार आप नाम को याद रखना और जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि वापस इसमें से कोई भी नाम पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से आपको ये चार नाम तो आपको याद रखने ही रखना है, इसके साथ साथ में एक एंड्रॉइड्स भी आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, इसके बाद मैंने आपको बताया था अभी, इसके 3 भाग थे। इसके कितने भाग थे? 3 भाग थे। एक तो था SYSTEM सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 थे। अब एक तो अपन ने पढ़ लिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल कंप्यूटर के लिए कार्य करते हैं। इनके अलावा दूसरा सॉफ्टवेयर आया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जितने कितने भी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जितने कितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई भी नाम पूछ ले, आपको समझ में नहीं आता है, जैसे ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया एक तो एमएस डोस, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, आईओएस, मैक भारतीयों एंड एंड्रॉइड्स। इनके अतिरिक्त जो कोई भी, अभी यूटिलिटी बाकी है, उसके अंदर भी 3-4 है, उसके अलावा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अलावा जो कोई भी नाम आ जाता है, अब जो कोई भी नाम आएगा तो वो सभी आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ज्यादातर क्या होता है, एक प्रश्न जरूर ऐसा इस प्रकार का पूछते हैं आपके ये सिलेबस के अंदर भी है 4th ग्रेड में, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, इस एमएस ऑफिस के अंदर है एक तो एमएस वर्ड, WORD, एक दूसरा है एमएस एक्सेल, EXCEL, और एक होता है आपका पावर पॉइंट, PPT। इसकी पूरी डिटेल में मैं नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताऊंगा। देखिए, एमएस वर्ड
एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, या आपके फोन के अंदर चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या किसी भी प्रकार का म्यूजिक का चाहे हो, कैसा भी सॉफ्टवेयर आपके फोन के अंदर जितने कितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या आपके कंप्यूटर में जितने कितने भी इसके अलावा सॉफ्टवेयर होते हैं, सभी कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको इतनी ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं, आपको वो याद रखना। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट, तीसरा भाग आया, अभी मैंने बताया आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा बताया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होगा कि कंप्यूटर में आई हुई खराबी को ठीक करना या उसको दूर करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लेंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है तो ये होता है एंटीवायरस। देखिए यहां दो शब्द है, एक तो एंटी और एक है वायरस। वायरस का एंटी, वायरस का दुश्मन कौन है? एंटीवायरस है। वायरस का दुश्मन एंटीवायरस, तभी तो इसका नाम पड़ा है वायरस। और वास्तव में मैं बता दूं आपको, जो यहां पे लिखा हुआ है वायरस, हमेशा आप जो कोई भी बात करेंगे हमेशा वायरस वायरस ही बात करते हैं, जबकि वायरस भी एक मेलवेयर का, किसका? मेलवेयर का एक पार्ट है। ये वायरस है ना, इस मेलवेयर का एक पार्ट है। हम खुद वायरस अलग से नहीं है, ये किसी न किसी का पार्ट है। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे एक शब्द दे दिया मेलवेयर, क्या दे दिया? मेलवेयर। टॉर्जन दे दिया, ठीक है, बहुत सारे दे देंगे। तो मेलवेयर वास्तव में ये वायरस के अंतर्गत आता है। तो वायरस किसका पार्ट है? मेलवेयर का। तो देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा एंटीवायरस, ठीक है। इसके बाद में आएगा फाइल कंपैरिजन टूल्स, जिसको अपन कंप्रेस कहते हैं। क्या कहेंगे? कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होगा, कई बार क्या होती है फाइलें अपन, जैसे मान लो मैं भी, जैसे मान लो मेरा वीडियो चल रहा अभी, अब वीडियो चलेगा तो इसमें क्या होगा 10-10, 20-20 GB की एक फाइल बनेगी। अब उस फाइल को क्या करेंगे? इसको कंप्रेस करेंगे, छोटा करेंगे। उस फाइल को क्या करेंगे? छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तो उसके लिए टूल्स भी हमारे पास में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है, ना तो एप्लीकेशन है और ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब तीसरा आया आपका डिस्क क्लीनअप। देखिए इसके अंदर ये नाम याद रखना, विनरेयर या 7-zip। ये किस में आएगा? कंप्रेस्ड फाइलों में आएगा, कंप्रेस्ड फाइलों के अंदर आएगा। तो ये नाम भी कई बार पूछा हुआ है कि विनरेयर क्या है? व्हाट इज अ विनरेयर? विनरेयर इज अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप डिस्क क्लीनअप टूल्स। मान लो कई बार क्या होती है, टेम्परेरी फाइल्स को हटा देते हैं और स्टोर फ्री करते हैं। आपका ये मोबाइल फोन है, ठीक है। इस मोबाइल फोन के अंदर ये एक मेमोरी का पार्ट है, के अंदर मेमोरी का पार्ट भी पढ़ेंगे अपन, मेमोरी का पार्ट भी पढ़ेंगे। अब ये मेमोरी का पार्ट है मान लो, तो अब इस पार्ट के अंदर यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण फाइल्स है, यहाँ पे महत्वपूर्ण फाइल्स है, और यहाँ पे केवल टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब ऐसा ही है नॉर्मल रूप के अंदर, जो कभी यूज में नहीं आती है, फालतू में पड़ी रहती है। तो अब इसको क्या करेंगे? ये हटाएगा। अब जब ये इसको हटाएगा, हटा करके क्या करता है कि बहुत बड़ा एक स्पेस कर देता, खाली स्पेस कर देता। ये मेमोरी के अंदर पूरी देखो ये इतनी खाली जगह छोड़ दे। तो इसीलिए क्या आएगा? डिस्क क्लीनअप टूल्स। इसके बाद में आएगा बैकअप। बैकअप सॉफ्टवेयर। आप कई बार होते हैं नहीं होता, डेटाओं का बैकअप लेते हैं कि नहीं लेते, कि कहीं ये नष्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो इसका बार बार बैकअप लेना। तो बैकअप लेने की प्रक्रिया भी आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला पार्ट। ये 2-3 बार ये ग्राम सेवक परीक्षा के अंदर पूछा गया है, LDC में भी पूछा गया है। ये शब्द आता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये कह रहा है कि हार्ड डिस्क पर बिखरे हुए डेटा को व्यवस्थित करता है। अभी जो मैंने बताया आपको, अभी ये वाला पार्ट, कहने का मतलब ये देखिए, मान लो ये मेमोरी का भाग है, 4 भाग है, चलो इसको बड़े कर देते हैं। अब ये मेमोरी का भाग है, इस जगह भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, और मान लो ये भरा हुआ है, बाकी देखिए अलग अलग जगह खाली पड़ा है, खाली पड़ा। अब ये क्या करेगा? डिस्क डीफ्रैगमेंटर करेगा कि इस पूरी मेमोरी लोकेशन को पूरा खाली करके, पूरा का पूरा खाली करके एक बड़ा स्पेस बना देगा, एक बड़ी जगह बना देगा ये इस प्रकार से। तो उसके अंदर कोई भी बड़े डेटा आ सकते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि मान लो कुछ बड़े डेटा है, तब इस एक लोकेशन में तो आने वाला है नहीं। मान लो साइज किसी की 10 GB है, 10 GB गीगाबाइट, ठीक है। अब 10 GB की है और मान लो इसकी साइज MB में है, इसमें MB के अंदर। अब जब देखो ये MB और GB का टॉपिक आ गया तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ध्यान से देखिए, ये भी एक बड़ी अच्छी है, इसका भी एक प्रश्न आया है अभी। इसका भी एक प्रश्न आया, एक और बचा हुआ है पीछे, एक और पहले पॉइंट दे देता हूं मैं, एक और बचा हुआ है फायरवॉल सॉफ्टवेयर नेटवर्क के ऊपर। देखो ये नाम पूछा हुआ है, आप सोचते हो कि बिल्कुल छोटे छोटे और सरल प्रश्न पूछेंगे, आजकल भैया बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इसके अंदर MSc फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में MSc और MA किए हुए स्टूडेंट बैठते हैं, तो सरल प्रश्न पूछने वाले नहीं है। तो अब इसके अंदर देखिए एक शब्द आया फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है कि जब इंटरनेट ये नेटवर्क होता है, नेटवर्क शब्द आया नेटवर्क, शब्द क्या आया नेटवर्क। शब्द आया नेटवर्क। अब नेटवर्क का छोटा सा प्रश्न बन जाता है, नेटवर्क के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। इसमें से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो सिलेबस के अतिरिक्त भी आ जाते हैं प्रश्न, और आप सोचते हो ये कहां से आया, सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क के 4 भाग हो गए, एक हो गया पैन, लेन, मैन और वैन। अब इसके अंदर देखिए सबसे छोटा नेटवर्क होगा, आपके घर के अंदर एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर हॉटस्पॉट के द्वारा 5 जनों को जोड़ दिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। पूरा नाम है इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न पूछते हैं, या तो इसका पूरा नाम पूछेगा कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, दूसरा ये पूछता है कि इसके अंदर एक शब्द आया WPAN। ध्यान से देखिए, WPAN शब्द आया। अब जो ये W बना है, ये W 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो होता वायर्ड, WIRED वायर्ड, एक होगा वायरलेस। कौन सा होगा? वायरलेस। जब तार से जोड़ करके किसी कनेक्शन को बनाते हैं तब ये वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, और जब बिना तार के द्वारा जोड़ करके कनेक्शन बनाते हैं तो वायरलेस नेटवर्क बनेगा। एक शब्द ये पूछ सकते हैं WPN का मतलब वाइड या वायरलेस। दूसरा, अब देखिए इसके अंदर एक शब्द और पूछते हैं कि इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होगी भाई 10 मीटर ओनली, 10 मीटर तक की सीमा होती है, इससे ज्यादा होती नहीं है। दूसरा शब्द है लैन, इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, पहला हो गया ये। अब जो इसकी जो लिमिट होती है, सीमा रेंज होगी इसकी 1 किलोमीटर तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। एक मंजिल हो गई, एक यूनिवर्सिटी का परिसर हो गया, कैंपस हो गया, बहुमंजिले बिल्डिंग्स हो गई, इस प्रकार सा होता है इसका। ये हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज होती है 30 से लगा करके 40 किलोमीटर तक, इसकी 30 से 40 किलोमीटर तक। अब ध्यान से देखिए, इस पैन के द्वारा बनता है लैन, और बहुत सारे लैन जुड़ करके बनाते हैं मैन, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपस में जुड़ करके बनाते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब प्रश्न कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, वैन के अंदर कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, तो भैया ये तीनों होते हैं, ऐसा नहीं केवल एक ही होगा, पैन भी होगा, लेन भी होगा, मैन भी होगा, तभी तो इसका नाम दिया वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसकी रेंज क्या होगी? एक देश से दूसरा देश हो सकता है, कहां से कहां तक? भारत से चीन हो सकता है, भारत से नेपाल हो सकता है, और भारत से जर्मनी हो सकता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक,
इसकी रेंज होती है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, फायरवॉल पढ़ा था। फायरवॉल किसका भाग था भाई, फायरवॉल भाग था आपका हाँ ये देखिए, तो फायरवॉल अभी मैंने ये तभी आपको नेटवर्क शब्द आया इसलिए मैंने फायरवॉल बताया। अब फायरवॉल का कई बार क्या पूछते हैं, फायरवॉल क्या करेगा कि जैसे मान लो आपका ये सिस्टम है, आपका ये मोबाइल या कंप्यूटर है, यहां पे ये नेटवर्क से आ रहा है, इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर देगा। दीवार खड़ी इसीलिए करेगा कि यहां से जो कोई भी डेटा आएगा उसको फिल्टर करेगा, छाने का। फिल्टर करने का मतलब ये चेक करेगा कि इसमें वायरस तो नहीं है, वायरस है तो इसको यहीं पे रोक देगा। तो वास्तव में ये काम कौन करता है, फायरवॉल। तभी तो इसका नाम दिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर को खराब करने नहीं देगा, तभी इसका नाम क्या हो गया, फायरवॉल हो गया। तो समझ में आ गई। तो ये अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है। अब इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको मैं, छोटा सा टॉपिक है। एक शब्द आया है आस्की। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अमेरिका ने बनाया है। इसमें 256 अक्षर होते हैं जो कि 0 से 255 तक होते हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे और बड़े अक्षर हैं, गणित के अंक हैं, सिंबल है, @ डॉलर साइन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल ए, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल ए जिसको 65 कहते हैं, ये इसकी बहुत अलग से इसका एक टॉपिक है। वास्तव में जो आप कीबोर्ड के ऊपर ए दिखते हो, वास्तव में ये कीबोर्ड के अंदर ए नहीं है। आप भले ही उसके ऊपर बी लिख दो तो वो बी नहीं छापेगा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, उसको कभी मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल ए का ये नंबर्स होता है 97 आस्की नंबर, और 0 को होता है 48 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा शब्द आया आपका इसकी। दूसरा शब्द आया इसकी, ध्यान से देखिए। पहला शब्द आया है आस्की, दूसरा शब्द आया है इसकी, और एक तीसरा शब्द आएगा यूनिकोड। 3 शब्दों के बारे में केवल आपको ध्यान रखना है। वास्तव में ये है क्या, मैं आपको बता दूं, जब कंप्यूटर बनाया गया तो कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन से अक्षरों को अपन प्रयोग में लेंगे। तो यहां पे जो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इसका फुल फॉर्म है, इसके अंदर केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ही आते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और गणित के अंक 0 से लगा करके 9 तक। लेकिन ये जो इसकी आया है, ध्यान से देखिए, इसका पूरा नाम इंडियन, ये भारत ने बनाया भाई, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो आप ये हिंदी के अंदर अ या ब या कोई भी आप जो नाम लिखते हो वो सभी इस भाषा के अंदर है। इसकी के द्वारा ही हमें ये करेक्टर मिला है। जब आप हिंदी के अंदर कोई भी शब्द बोलते हो, जैसे बोल करके लिखते हो या हिंदी में टाइप करते हो, तो ये सभी किसके द्वारा है, किसकी देन है, इसकी की, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जो लास्ट के अंदर ये यूनिकोड आया है, यूनिकोड, ठीक है, देखिए इसके अंदर भारत सरकार ने इसे डेवलप किया है ताकि हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को भी कंप्यूटर पर रीसेट किया जा सकता है। इसने किया ये भारत सरकार के अंदर, ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा देवलियास फॉन्ट्स आते हैं, ठीक है, वो इस भारत सरकार की देन है। तो अब इसके अंदर देखो
पुनः वापस ASCII के 0 से 127 तो सेम अक्षर है, ASCII के 0 से लगा करके 127, लेकिन 128 से 255 का इस्तेमाल भारतीय स्क्रिप्ट के लिए किया गया है। 0 से 127 क्या है? 0 से 127 अक्षर है, अक्षर, ठीक है, अक्षर। और इसके बाद के जो 128 से 255 है वो केवल भारतीय भाषाओं के अक्षर है, दूसरी भाषाओं के अक्षर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट, चलो, तो अब ये जो यूनिकोड शब्द है या तीसरा कौन सा? यूनिकोड। अब इस यूनिकोड के अंदर एक बात है कि पूरे विश्व की समस्त प्रकार की भाषाओं के अक्षर, चाहे जर्मन, जापानीज, चाइनीज, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कोई भी भाषा हो, सभी प्रकार की भाषाओं के, ये दोनों तो है ही है इसके अंदर, इसके अलावा विश्व की समस्त प्रकार की भाषाओं के अक्षर इंक्लूड है तो यूनिकोड के अंदर है। तो समझ में आ गई? एक छोटा सा ये टॉपिक था ASCII, इसकी और यूनिकोड। अब देखिए भाई, अब इसके बाद में एक छोटा सा और टॉपिक है जो अभी पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर या किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर ये अक्षरकरण पूछा जाता, चाहे सिलेबस में हो या ना हो। आपके तो वैसे है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो किसी न किसी भाग से जुड़ा हुआ है। अब एक प्रश्न जरूर ऐसा पूछते हैं, फुल फॉर्म। क्या पूछते हैं? फुल फॉर्म। अब फुल फॉर्म आजकल देखिए ये CPU लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? CPU। ये छोटी मोटी आजकल ये टेक्निकल भाषाओं के अंदर नहीं पूछते हैं, टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म है वही पूछते हैं। आप याद करते हो CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब इनके अंदर एक प्रश्न पूछते हैं, इसमें किस प्रकार की होगी? शब्द आया अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। अर्थमेटिक का अर्थ क्या होगा? अंक गणित होता है। अब अंक गणित में क्या होती है? जोड़ होती है, बाकी होता है, गुणा होता है और भाग, प्रतिशत, ये सभी क्रियाएं होती है। इसके अंदर ध्यान से देखना, ये जो गुणा का निशान है कंप्यूटर के अंदर, गुणा का निशान इस प्रकार का होता है। यदि आप ऐसा लिखोगे तो वो X है, गुणा का निशान नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो जिसके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूं उसको आपको याद करना है। ये मोस्टली पूछी गई है और पूछते भी है, दूसरी कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए रैम आया रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। ध्यान से देखिए, ये कोर्स में भी है। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। तो इधर ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका रैम और ये हो गया आपका रोम। इसमें भी कुछ एक आध प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं। पहला तो हो गया इसके अंदर, दोनों के अंदर अंतर, इसका पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, इसको अपन वोलेटाइल नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वोलेटाइल। और ये नॉन वोलेटाइल होती है। कैसी होगी? नॉन वोलेटाइल। इसके बारे में ध्यान रखिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है। वोलेटाइल का मतलब होगा कि जब लाइट चली जाती है, करंट चला जाता है, उस समय इसके समस्त प्रकार के डेटा मिट जाते हैं। जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको पढ़ सकते हैं। रैंडम का मतलब है उसके अंदर लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जबकि इसके अंदर ओनली, रीड ओनली लगाया, ओनली का मतलब केवल उसमें पढ़ सकते हैं। तो अब इसके अंदर जब लाइट चली जाएगी या नहीं जाती है या सिस्टम बंद हो गया, इसके अंदर डेटा कभी भी मिटते नहीं है, सेम टू सेम ऐसे कैसे रहते हैं। इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलेटाइल एंड रोम रीड ओनली मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल। ऐसी होगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब इस दोनों में से एक अंतर है कि ये तेज है, ये तेज गति से काम करेगी,
इसकी तुलना में ये थोड़ी धीमी गति से काम करेगी। ये तेज गति से काम करेगी और इसकी तुलना में ये धीमी गति से काम करेगी। अब तीसरी बात इसके अंदर पूछने लायक है, कई बार क्या होता है इसके अंदर नाम दे देते हैं ऐसे, एसडी रैम, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरडी रैम, टीडी रैम, जबकि इसके अंदर होता है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम। ठीक है, तो ये एक बार ये पूछ लेते हैं, कई बार इसका ये नाम पूछ लेते हैं, कई बार इसका ये नाम पूछ लेते हैं। तो अभी ये कौन सा पढ़ लिया अपन ने? हाँ, नेक्स्ट देखिए आप। तो अभी अपन ने रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके नीचे देखिए ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का भाग है। ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये ईपीरोम इलेक्ट्रिकली, देखो ये शब्द पूछा हुआ भाई, इसका भी ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पे एक शब्द आया भाई यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। पटवार भर्ती परीक्षा में पूछ ले पुराने सालों के अंदर, इसकी लंबाई के बारे में पूछा, यूएसबी की मिनिमम लंबाई कितनी होती है, तो वहां पे ऑप्शन था 5 मीटर, 5 मीटर। और यूएसबी के द्वारा करंट कितना जाता है, 0.5 वोल्ट। ये प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। हाँ, इसकी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, या VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसके बारे में पूछते हैं WW क्या है, ये तो लगभग सबको याद ही होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आता IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, TCP ऑब्लिक IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो वेबसाइट के ऊपर ये सर्चिंग की वेबसाइट होती है HTTP, ठीक है, यहां पे क्या करेगा, किसी भी डेटाओं को सर्वर के द्वारा, सर्वर के अंदर जो डेटा पड़े हैं इसको इस HTTP के पास में लेकर जाएगा। इनके अंदर दोनों में से एक प्रश्न जरूर आता है और पूछा गया कई बार, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। एक तो है HTTP और एक है HTTPS। देखिए, S का मतलब है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों में सेम है, लेकिन जहां पे S लगा हुआ वो सिक्योर है। सिक्योर का मतलब क्या होगा कि कई बार ऐसे पूछते कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है, तो सिक्योर कौन है भाई, HTTPS है। तो अपन किसको कहेंगे कि HTTP और HTTPS के अंदर दोनों में से सिक्योर है ये HTTPS है, सबसे सुरक्षित। सिक्योर का मतलब है सुरक्षित। इसके अंदर सरकार की कितनी भी साइटें चलती है, आप कभी ध्यान से देखना, ये सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको मालूम है, उनके अंदर यहां पे HTTPS आता है। फिर आया DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अब सरल परिभाषा में बता दूं आपको, डोमेन नेम सिस्टम का मतलब होगा, मान लो मेरा बिजनेस है और मेरी दुकान है और मुझे मेरी दुकान की एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए मुझे DNS, डोमेन नेम सिस्टम खरीदना होगा, तो वो होता है DNS। URL, देखो ये कई बार पूछा गया भाई, URL कई बार, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ये शब्द पूछा गया है। तो इनकी भी एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, FTP
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं केवल फुल फॉर्म ही है, कई बार एफटीपी के बारे में कार्य पूछ लेते हैं। जैसे दूसरा आया सिंपल मेल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए इसके फुल फॉर्म के अंदर ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। यहाँ पे फाइल आया तो फाइलों को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे देखिए सिंपल मेल, मेल शब्द आया है, ईमेल, ईमेल क्या आया, ई मेल। अब कई बार इस ईमेल का पूरा फॉर्म पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ नेक्स्ट देखिए, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया। एक POP3 पोस्ट ऑफिस पोर्टल V3, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक होता IC इंटीग्रेटेड सर्किट, एक होता VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक है ULSI अल्ट्रा, क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक होता है SLSI सुपर, क्या होगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाँ नेक्स्ट देखिए, LISI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, IC का पूछ लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए आज की अपन ने पहले पढ़ लिया, इसकी अपन ने पहले पढ़ लिया, तो इसकी भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो नेक्स्ट, यूनिकोड भी अपन ने पढ़ लिया। ये GUI, अभी देखो ये पूछा। अब ये जो टेक्निकल शब्द होते हैं वो ऐसा नहीं कि तो सर सिलेबस में था ही नहीं, उसके अंदर भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन वास्तव में ये सभी आपके सिलेबस के अंदर है 4th ग्रेड में। और मैं आपको बता दूं 5 या 6 प्रश्न आपके मेरिट को, कट ऑफ को यही लाने वाले हैं। कई बार क्या होता है कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं होता, उसके अंदर उसका आंसर फिक्स होता है, इसीलिए आपको ये मेरिट के अंदर लाने वाले हैं। फिर देखिए CLI कमांड लाइन इंटरफेस OS ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स, SQL। अभी ये प्रश्न आया भाई SQL का पटवार भर्ती परीक्षा में, सबसे ज्यादा क्वेरी को प्रयोग में लेने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो उसके अंदर था ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर एक MS एक्सेल का प्रश्न डाल दिया। MS एक्सेल का प्रश्न क्या डाला था मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, उसके अंदर एक नाम था फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शन के अंदर क्या है, एक होता है आपका न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। अब प्रश्न के अंदर एक आया था इफ SUM सम नाम का फंक्शन आया था अभी पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर, तो ये इस प्रकार का न्यूमेरिक फंक्शन है। तो अब इसके अंदर ज्यादातर लड़कों ने कुछ गलत कर दिया, तो मैं आपको बताऊं न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे कई बार फंक्शन होते हैं, जैसे देखिए SQRT स्क्वायर रूट, ठीक है, POW पावर घातांक के लिए, रैंड फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर ये ज्यादातर लॉटरी सिस्टम के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसको चलाया जाता है तो ये बार बार अलग अलग प्रकार की संख्याओं को देता है। जबकि स्ट्रिंग के अंदर देखिए एक होता है LTRIM, एक होता है RTRIM, एक होता है TRIM, एक होगा LEN, UCASE, एक होगा LCASE, ठीक है, और हो सकता है STR, ऐसे बहुत सारे हैं। डेट एंड टाइम के अंदर सीधा सा है तारीख और समय से, तारीख
और समय के अनुसार जो कोई भी नाम आता है वो सभी डेट एंड टाइम के अंदर आता है। जैसे देखिए आप, डेट, टाइम, डे, मंथ, ईयर, डे नेम, मंथ नेम, ईयर नेम, वीक, वीक नेम। अब इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के। एमएस एक्सेल के अंदर भी यदि इस प्रकार के डेट एंड टाइम दे दिए तो आप उसको छेड़िए मत, ये डेट एंड टाइम वाले फंक्शन है। डेट एंड टाइम पूछते तो इसके अंदर दीजिए, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग वाले फंक्शन है, और न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक वाले, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। एमएस एक्सेल में उसकी एक अलग से क्लास होगी, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आया, देखिए ये जरूर कई बार पूछा हुआ भाई, ये दो प्रश्न, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसके अंतर्गत ही आता है। एसक्यूएल भी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये इसके अंतर्गत ही आता है। तो ये डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एआई, आजकल जो कुछ भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, ये डीप लर्निंग हो गया, आईओटी, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक डब्ल्यूओटी होता है, एक आईओटी, वीपीएन, पीडीएफ, देखिए पीडीएफ की पूछ लेते कई बार, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक्सएमएल, एक्सएमएल क्या होगा भाई, ये होगा EXCEL, एक्सेल का एक्सटेंशन रूप है, स्टार डॉट XLS, स्टार डॉट XLS, ठीक है। अब ये XML आया है, इस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का एक विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है। अब इन दोनों में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, XML क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन नाम नहीं है, इसका एक्सटेंशन नाम होता है स्टार डॉट XLS, ठीक है। MS वर्ड का क्या होगा, MS वर्ड, ये भी पूछते हैं, स्टार डॉट DOC, डॉक्यूमेंट फाइल, स्टार डॉट DOC, पावर पॉइंट का स्टार डॉट PPT, MS पेंट का स्टार डॉट BMP, बिटमैप फाइल, फोटोशॉप का PSP, स्टार डॉट PSP, ये सभी शॉर्ट एक्सटेंशन नाम है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये क्या हो गया, इसी का एक विस्तृत रूप है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इन दोनों के अंदर वेबसाइटें बनाई जाती है, ठीक है। CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, IP सेकेंड्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, VoIP, GSM और CDMA, इनके भी पूछी हुई है, इनको भी याद रखना आप। GSM जो सिम होती है कि नहीं होती है, ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स कम्युनिकेशंस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसके भी ये पूछ लेते हैं, तो इसकी भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, ये पुणे वापस आ गया। हाँ भाई, इसके बाद में आप देखिए TCP, एक तो था TCP ऑब्लिक IP, और यहां पे केवल TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक में इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों है एक ही, लेकिन कई बार ये IP दे देते हैं तो इसके आगे पूरा नाम लिखिए, और ये शॉर्ट में दे देते हैं तो ये लिखिए। फाइल ट्रांसफर हो गया, SMTP हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एक बड़ा अच्छा है भाई, ये देखो ट्रिपल P, पॉइंट टू पॉइंट, इसके बारे में पूछा हुआ, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक उपकरण को, जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं कि नहीं होते हैं, नेटवर्क डिवाइस, मान लो ये सर्वर है, ठीक है, ये मोबाइल है, और इसको जोड़ने के लिए ट्रिपल P काम करेगा। कौन काम करेगा, ट्रिपल P काम करेगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। आगे देखिए, बड़ा अच्छा है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, इसका भी नाम पूछते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, सबको मालूम है कि वाईफाई क्या होता है, लेकिन उसका पूरा नाम नहीं आता है, तो ये याद रखें आप, वायरलेस फिडिलिटी है। हाँ, इसकी भी एक बार ले लो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट
आगे देखिए आप, ये सब हो गए। ये देखिए भाई, ये दोनों देखिए आप, HDD हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क। देखो जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी को दो भागों में बांटा भाई, ये भी याद रखना आप। एक होती है प्राइमरी, जिसको अपन प्राथमिक कहते हैं, क्या कहेंगे, प्राथमिक। दूसरी होती है सेकेंडरी, जिसको अपन द्वितीयक कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, द्वितीयक। अब देखिए मेमोरी को दो भागों में बांटा है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को वापस दो भागों में बांटा है, इसका नाम है रैम। अभी अपन ने पढ़ा रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा अपन ने पढ़ा रीड ओनली मेमोरी। इनके अतिरिक्त एक होता भाई देखिए कैश मेमोरी, ये भी प्रश्न आया हुआ भाई, ये ध्यान रखना आप, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करेगा, वास्तव में कैश मेमोरी है कुछ भी नहीं, ये रैम ही है, रैम ही है। मान लो जैसे ये सीपीयू है, क्या है ये, सीपीयू, इधर ये लगी हुई आपकी रैम, ठीक है, इसके बीच में एक रैम और जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, एक रैम और जोड़ देते हैं, तो ये आपकी बन जाएगी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी रैम का ही एक रूप है, ये जोड़ने का इसीलिए जोड़ते हैं कि ताकि हमारा सिस्टम तेज गति से कार्य करे। दूसरा, अब सेकेंडरी जो मेमोरी होगी, इनके अलावा जो कोई भी आपके घर के अंदर मान लो हार्ड डिस्क है, क्या है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, या और कोई भी जिसके अंदर डेटा आप सेव करते हो, ये सभी डेटा हो गए, वो सभी आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो अब इसके अंदर देखिए ये हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क एक इस प्रकार की होती है, उसके अंदर बीच में क्या होती है, प्लेटें होती है, और प्लेटों के बीच में एक रीड राइट हेड होता है, ये भी ध्यान रखना आप, रीड राइट हेड चलता रहता है वो लिखने और पढ़ने के लिए। और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, आजकल जो लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं उसके अंदर ये SSD आ रहा है, इस हार्ड डिस्क से बेहतर ये SSD है। क्यों, यदि हार्ड डिस्क नीचे गिर जाए तो इनके डेटा नष्ट हो जाएंगे, यदि SSD कार्ड नीचे गिर जाए तो इनके डेटा नष्ट नहीं होते हैं। ये भी ऐसा पूछ सकते हैं कि इनमें से दोनों में से बेस्ट कौन है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। फिर USB हो गया, ये देखो अभी GUI का आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अभी बटवार भर्ती परीक्षा में पूछा। USB का भी पूरा नाम देखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखिए शब्द आया यहां पे, एक बस आया, क्या शब्द आया, बस शब्द आया। तो मैं आपको बता दूं बसें तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की बसें हैं, जो तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होगी, PUS, बस का मतलब है, बस देखिए आप जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हो, यात्रियों को लेके जा रही है, लेके आ रही है, ठीक है, और इसके बीच में उसके ऊपर कंट्रोल करने वाले बीच बीच में चेकिंग वाले होते हैं, तो इसके अंदर भी तीन ही है। बस का मतलब पूरे कंप्यूटर के अंदर जो डेटाओं को लेके जा रही है, तो डेटाओं को एक तो लेके जाने वाली, एक डेटाओं को लेके आने वाली, और एक डेटाओं के ऊपर निगरानी रखने वाली, निगरानी रखने वाली। तो तीन प्रकार की बसें होती है। नेक्स्ट, इसकी भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, ये भी हो गया है, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है आज की क्लास के अंदर। अब यहां पे देखिए आप, ये आपके हो गया PDF का, मैंने आपको बता दिया, PPT देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, ठीक है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, MB मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, ठीक है, बिट पर सेकेंड्स और मेगाबिट पर सेकेंड्स। तो छोटा सा मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी इकाई होती है बिट, क्या होगी, बिट,
बिट का मतलब होता है एक अक्षर, एक अक्षर, वन करेक्टर। वन क्या होगा? करेक्टर। शब्दों के अंदर देखिए CHAR करेक्टर और एक होता है STRING स्ट्रिंग। इसके अंदर एक अक्षर होता है, इसके अंदर एक या एक से अधिक अक्षर होते हैं। तो बिट सबसे छोटा अक्षर, सॉरी एक अक्षर होगा, ठीक है। अब 4 बिट के बराबर, 4 बिट के बराबर बनता एक निब्बल। क्या बनेगा? एक निब्बल। और 8 बिट, 8 बिट्स के बराबर बनेगा एक बाइट। क्या बनेगा? बाइट, एक बाइट्स, ठीक है। तो बिट, निब्बल, बाइट, फिर इसके बाद में होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, हेप्टाबाइट, एक्साबाइट, टोटाबाइट इत्यादि। सबके आगे हमेशा आपको यह जरूर मिलेगा 1024, इसके पहले वाली, इसके आगे होगा बाइट, फिर इसके आगे होगा 1024, ये इसके आगे लिखा होगा किलोबाइट बराबर होगा इसमें एक मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट, मेगाबाइट बराबर होगा गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से पेंटाबाइट, पेंटाबाइट से एक्साबाइट, हेप्टाबाइट, टोटाबाइट, सबसे लास्ट में बड़ी होती है टोटाबाइट। तो ये आपका ये हो गया। हाँ, इसके भी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार जल्दी से ले लीजिए आप। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको चलो इतना खास नहीं है, ये देख लीजिए आप, SS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और लास्ट एक बची है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, DNS डोमेन नेम सिस्टम हो गया, IP, ये भी बड़ा अच्छा भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। देखिए 4 का मतलब होगा इसके अंदर 4 डिजिट के रूप में अंक होते हैं, मतलब चारों के अंदर इस प्रकार का होगा, ये IP एड्रेस होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के। और ये 6 के अंदर, इसका एक अलग से टॉपिक है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। और आज अपन ने लिया था इनपुट आउटपुट और कुछ ऐसे बेसिक चीजें। अगली हमारी क्लास होगी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो MS ऑफिस का पार्ट है, उसमें से भी बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।